हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का साइंस के क्रैश कोर्स, जिस क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने आपको बताया कि करवाएंगे, उसका क्लास 9th लेकर आए हैं। और इस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और हमने आपको बताया कि हम इसका टोटल 20 क्लास करवाएंगे, और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और यह इसका 9th क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 8th तक के क्लास को नहीं अटेंड किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले 8th क्लास को भी अटेंड कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक कौन है। जो दिल्ली है, इस दिल्ली राज्य में जो परिवहन की बसें होती हैं उन बसों में सीएनजी उपयोग होता है। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में हमने आपको लगता है सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ाया था। इस सीएनजी से किसी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए दिल्ली की परिवहन की बसों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस नए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का जो मुख्य घटक है वह क्या होता है। ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी अल्कोहल या फिर डी इथेन। तो जो सीएनजी में मुख्य घटक होता है वह मीथेन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है वह उस ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन, हीलियम नाभिक का विखंडन, सी नाइट्रोजन नाभिक का संलयन या फिर डी हीलियम नाभिकों का संलयन। तो जो सूर्य से अगर आप प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है तो उस प्रकाश ऊर्जा से जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। निम्नांकित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है। ये 4 प्रकार का अभिक्रिया दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो कि एक ऊष्मा शैली अभिक्रिया है। AH2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस 44.12 किलो कैलोरी। बी है S प्लस O2 इक्वल टू SO2 प्लस 710 कैलोरी। सी है C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 94.45 कैलोरी। और डी है H2 प्लस L2 11.82 कैलोरी। तो इसमें जो ऊष्मा शैली अभिक्रिया है वह H2 प्लस L2 इक्वल टू 11.2 किलो कैलोरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही ऊष्मा शैली अभिक्रिया है। निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। ये 4 प्रकार की प्रतिक्रिया अर्थात अभिक्रिया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो संतुलित अभिक्रिया इसे कहा जाता है जो कि दोनों तरफ बराबर हो। तो Fe प्लस Cl2 इक्वल टू FeCl3, ये तो बराबर लगता है, यही बराबर है Fe प्लस Cl2 और ये बाद में Fe प्लस Cl3 बन गया। तो यह एक संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। Mg प्लस USO4 MgSO4 प्लस U, ये बराबर है। NaOH प्लस HCl, इसमें NaCl प्लस H2O बाहर निकल गया, ये भी बराबर है। और Zn प्लस S इक्वल टू यहाँ होना चाहिए था इक्वल टू ZnS, ये भी बराबर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो कि बराबर नहीं है। तो हमने आपको बताया कि इसमें से यही एक अभिक्रिया Fe प्लस Cl2 अगर ये संयोग करेगी तो FeCl2 का निर्माण करेगी, लेकिन यहाँ दिया गया FeCl3। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fe प्लस Cl2 इक्वल टू FeCl3। निम्नलिखित में कौन अम्ल है। इन चारों में से अम्ल कौन है। CaO, KaOH, CNaCl या फिर HCl। तो जो HCl है वही नमक होती है, वही अम्ल होती है। NaCl साधारण नमक होता है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अम्ल है, तो अम्ल है HCl। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HCl।
निम्नलिखित में कौन सही है? इन चारों अनुसूत्रों में से ऐसा कौन सा अनुसूत्र है जो कि सही है? Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। तो हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि इस अभिक्रिया में वही सही होता है जिसमें 10 होता है। आपको सिर्फ 10 याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में 10 होगा वही सही होगा, बाकी सब सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 होता है या फिर 14 होता है? तो अम्ल का पीएच मान 14 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान 14 होता है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी होता है उस आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व रखे जाते हैं उन तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, अधातु, धातु या फिर उपधातु। तो आवर्त सारणी में जो दाईं ओर रखे गए तत्व होते हैं वे सभी के सभी तत्व अधातु कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु नहीं अधातु के ऑक्साइड। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये 4 प्रकार का विधि दिया गया और पूछा जा रहा है कि अगर आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना चाहते हैं तो इनमें से किस विधि के द्वारा करेंगे? कार्बन अपकरण के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, सी एल्यूमिनियम के द्वारा या फिर साइनाइड के द्वारा। तो विद्युत अपघटन एक ऐसी विधि है जिस विधि के द्वारा आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा। एंटीमनी क्या है? यह जो एंटीमनी है यह क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या फिर कैल्शियम है? तो जो एंटीमनी है यह एक प्रकार का उपधातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीमनी एक उपधातु है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? जो स्टेनलेस स्टील होते हैं, जो चमकदार स्टील होते हैं, वे स्टील किन धातुओं के मिश्र धातु अर्थात किन किन धातु से मिलकर बनाए जाते हैं? ए Ne तथा Cr अर्थात निकेल तथा क्रोमियम, बी Fe तथा Al अर्थात लोहा तथा एल्यूमिनियम, बी Fe तथा C अर्थात लोहा तथा कार्बन और डी Fe तथा Cu अर्थात लोहा तथा कॉपर। तो इसमें पूछा जा रहा है स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वह निकेल तथा क्रोमियम का ही मिश्र धातु होता है। तो निकेल तथा क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ne तथा Cr। प्राकृतिक रबर बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर है वह बहुलक किस चीज़ का बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, ब्यूटाडाइन का, ड्यूप्रीन का या फिर एसिटिलीन का। तो जो प्राकृतिक रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह क्वेश्चन 12th में और 11th में भी पढ़ा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्राकृतिक रबर किस चीज़ का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 8। तो कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। साबुन है, यह जो साबुन है यह क्या होता है? सोडियम एसीटेट, C5JHCOO सोडियम एसीटेट या फिर मिथाइल फॉर्मेट। तो जो साबुन होते हैं वे सोडियम स्टीएटेट होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम स्टीएटेट। और यह भी पढ़ने में थोड़ा ऐसा ही लगता है, सोडियम एसीटेट और स्टीएटेट इन दोनों में अंतर है। तो जो साबुन होता है वह सोडियम स्टीएटेट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम स्टीएटेट। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? अर्थात वह कौन सा प्रक्रम है, कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो मानव में श्वसन एक ऐसा प्रक्रम होता है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बिना तो मानव में जीवन संभव नहीं है और यही हमारे शरीर में ऊर्जा का भी उत्पादन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जो प्रकाश की किरण होती है वह हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ेगी? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण होती है अगर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के निकट आएगी और अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागेगी। सिर्फ 2 ही घटना घट सकती है, या तो विलंब से दूर आएगी या विलंब से निकट आएगी।
तो इसमें जो हवा है वह विरल माध्यम है और जो कांच है यह सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी प्रकाश तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। इन क्वेश्चंस को हमने आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अच्छे से समझाया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? अगर आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करना चाहते हैं तो वह किस उपकरण से ही संभव हो पाता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या फिर कांच की सिल्ली से? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण केवल और केवल प्रिज्म उपकरण से ही संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिज्म। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद तो यह किस परिघटना पर आधारित है? ए प्रकाश का परावर्तन पर, बी प्रकाश का अपवर्तन पर, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिघटना पर ही आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा जंतु है जिस जंतु में लैंगिक जनन भी हो जाता है और अलैंगिक प्रजनन भी हो जाता है? हाइड्रा में, अमीबा में, मेंढक में या फिर तिलचट्टा में? तो हाइड्रा एक ऐसा जंतु होता है जिसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हाइड्रा में। और हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वह कौन सी विधि होती है? तो वह मुकुलन विधि होती है। अवतल लेंस का आवर्धन जो एम होता है वह किसके बराबर होता है? यू बटा वी के, यू के, सी यू प्लस वी के या फिर वी अपॉन यू के? तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है वह यू बटा वी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू अपॉन वी। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है तो इस आवेश में जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वह क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा या फिर पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा? तो अगर आप किसी पदार्थ में धन आवेश से आवेशित कर देते हैं किसी पदार्थ को तो इस आवेश से जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है उस आवेश के कारण वह अंशतः घट जाता है, अर्थात कुछ कुछ उसका जो द्रव्यमान होता है घट जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंशतः घट जाता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ये चार मान दिए, अगर पूछा जा रहा है कि अगर आप ओम के नियम को परिभाषित करना चाहते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा मान है जिसका मान अचर रहेगा? ए विभवांतर, बी धारा, सी ताप या फिर डी दाब? तो ताप एक ऐसा मान होता है जो कि ओम के नियम को परिभाषित करते वक्त अचर रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप। निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है तब, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है तब सही वर्णन करती है। सी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र को जो क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उधर्व तार होता है। तो अगर आप किसी लंबे विद्युत धारावाही तार से उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना चाहते हैं तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र होगा वह तार ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? जो डायनमो होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। यह हमने आपको बताया था कि डायनमो क्या कार्य करती है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। तो वह जो विद्युत धारा होती है वह विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट, दिष्ट धारा डीसी करंट या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो डायनमो से धारा प्राप्त होती है वह एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है। अर्थात डायनमो से आप डायरेक्ट बैटरी वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं और इससे डायरेक्ट किसी यंत्र को भी चला सकते हैं। तो डायनमो से कैसा धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। 1, 2 और 3 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम या फिर 6 ओम? तो अगर आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह उन सभी प्रतिरोधों के ओम के जोड़ के बराबर होता है। तो एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का। तो अगर आप इन तीनों प्रतिरोध के ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा तीनों के योग के बराबर होगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 2 5 1 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 ओम।
गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, भी गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही आता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो वह कौन सा गोलीय दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है। उस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है जो कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि पीछे से आती वाहनों का पूरा प्रतिबिंब छोटे से उत्तल दर्पण में बन जाता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उस इकाई को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुल्स, बोमेन संपुट, सिमुत्र वाहिनी या फिर नेफ्रॉन। तो जो वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं? जो हमारे मुंह में लार होती है जिसको सैलिवा कहा जाता है इंग्लिश में, तो यह जो लार होती है इस लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? ए लाइपेज एंजाइम, बी गैस्ट्रिन एंजाइम, सी टाइलिन एंजाइम या फिर पेप्सिस जोनोजेन एंजाइम। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम टाइलिन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है वह कहाँ पर होता है? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या फिर इलियम में। तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वह बास्ट में जाकर इलियम में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वह कितने भागों में बांटा जा सकता है? एक भागों में, दो भागों में, तीन भागों में या फिर पांच भागों में। तो मनुष्य के मस्तिष्क को कुल तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन भागों में। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। तो मध्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वह कैसी ग्रंथियां होती है? नलिका विहीन अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है, नलिका युक्त अर्थात उनमें नलिका होती है, दोनों प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वे नलिका विहीन होती है, उनमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, पक्वाशय में या फिर अग्नाशय में। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं वे अग्नाशय में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं। जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों में अगर यौवन, जवानी आने लगती है तो उस यौवन आरंभ का लक्षण क्या होता है? दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना या फिर इनमें से सभी। तो अगर पुरुषों में यौवन आरंभ आ रहा है तो यौवन आरंभ में उसका दाढ़ी और मूंछ भी उगेगा, कंठ भी उसका फूट जाएगा और मांसपेशियों में उभार भी आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी के सभी लक्षण पुरुषों में यौवन के आरंभ के लक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप जो उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था वह कितना था? 3:1, 9:3, 3:1, 1:1 या फिर 1:2:1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो वह फिनोटोपिक अनुपात था वह 9:3:3:1 था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। रिपीट इस क्लास में नहीं, इससे पहले क्लास में एक बार आया था। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है वह कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XX, XY दोनों होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XX गुणसूत्र स्त्रियों में होते हैं। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? तो जो मानव थे उनका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो मानव का उद्भव सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? जो हमारा पर्यावरण है वह मुख्य रूप से कितने घटकों का बना है? एक घटक का, दो घटक का, तीन घटक का या फिर चार घटक का? तो पर्यावरण मुख्य रूप से दो घटकों का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो घटकों का।
यूरोद्वितीय का संबंध है। जो यूरोद्वितीय है इसका संबंध किस प्रदूषण से था? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मसदा प्रदूषण से, या फिर इनमें से किसी प्रकार के कोई प्रदूषण से नहीं। तो यूरोद्वितीय का संबंध था वायु प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोद्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से था। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। यह क्वेश्चन हमने आपको जियोग्राफी में पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, या फिर मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है उस प्रकार के क्षेत्र को नम क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात उसमें वर्षा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नम क्षेत्र। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और हम आपको सभी क्लास में 40-40 क्वेश्चन करवाते हुए चल रहे हैं। और यह हमारा 20 क्लास में से 9वां क्लास था और इसके बाद इसके 11th क्लास और लाए जाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट में किसी प्रकार का डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सब्जेक्ट के वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।